माँ सरस्वती को प्रणाम। के स्टडी सेंटर पर मैं कुलदीप कुमावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इस विषय के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये सबसे पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि यह जो विषय है यह हिंदी के साथियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन इसके इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में इस विषय को लेकर 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज हम इसको लेकर जो सार गर्भित जो बिंदुएं जो होती हैं उन पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में हर बार इस बिंदु को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आज सारी संपूर्ण सामग्री के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही गागर में सागर भरने वाला साबित होगा। इसे अति महत्वपूर्ण समझकर एक बार इस वीडियो का अवलोकन अवश्य करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चलते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा दोस्तों, हस्तलिखित नोट्स है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं सदी में होती है, लेकिन मध्यकाल का जो समय है 1375 से 1900 विक्रम संवत में भी कुछ ग्रंथ ऐसे मिल जाते हैं जिनमें अनेक कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का उल्लेख मिल जाता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो तथ्य एवं काल क्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका अभाव इन मध्यकालीन ग्रंथों में पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हिंदी की विडंबना रही है कि हिंदी का जो पहला जो ग्रंथ है वह एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया, लेकिन उससे पहले भी कुछ वार्ता साहित्य, कुछ पुस्तकें ऐसी मिलती है जिनमें कवियों का परिचय आदि का या रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होने के कारण उन्हें पहला हिंदी ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। उनमें उनकी चर्चा करें तो अपन उनमें है इन मध्यकालीन ग्रंथों में भक्तमाल नाभादास की रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना, सुंदरी तिलक भारतेंदु की रचना, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी की। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। कवित्र रत्नाकन मातादीन मिश्र। तो दोस्तों, ये कुछ रचनाएं हैं जिनमें कवि परिचय, रचनाओं आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन इतिहास की जो विशेषताएं होती है उन विशेषताओं का अभाव पाए जाने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके आगे चलते हैं अपन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी से माना जाता है। इन पुस्तकों का क्रमवार विवरण निम्न है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी विडंबना है कि इसकी हिंदी इतिहास लेखन की जो शुरुआत है वह किसी एक हिंदी भाषी व्यक्ति से ना होकर एक फ्रेंच भाषी व्यक्ति गार्सा द तासी से होती है। इसे प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है, और इनकी जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह पुस्तक का नाम है। इसकी जो भाषा है वह फ्रेंच है। दोस्तों, परीक्षा में कई बार इन हर बिंदु को लेकर जो मैं यहाँ पर जो टिक कर रहा हूँ इन सभी को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन पेरिस से होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है, द्वितीय संस्करण, ये दोनों इसके प्रथम संस्करण थे और ये द्वितीय संस्करण है जो 1871 ईस्वी से निकला, जो तृतीय भाग के रूप में निकला था। महारानी विक्टोरिया को समर्पित इतिहास है। इतिहास लेखन हेतु अपेक्षित विशेषताएं यथा काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना, काल विभाजन न करना, इसके अलावा जो कवियों या लेखक जो है उनकी निष्पक्ष रूप से आलोचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख न करना, ये कमियां होने के कारण इसे इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता वास्तविक संदर्भों में।
हिंदी साहित्य के साहित्यकारों के परिचय का अभाव भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा के अंतर्गत उर्दू को भी शामिल किया गया। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग, यह है इसके अंतर्गत जो अंग्रेजी वर्णानुक्रम पद्धति, जैसे सबसे पहले ए नाम वाले कवियों को रख लिया, फिर बी नाम वाले कवियों को रख लिया, काल विशेष का ध्यान न रखना, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया गया। और हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। साहित्यिक प्रवृत्तियों या विशेषताओं का अभाव, कि किस समय की कौन सी विशेषताएं हैं, इसका अभाव भी इस पुस्तक के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये विशेषताएं थी किसकी? गारसा दत्तासी द्वारा लिखे हुए इतिहास की। अब दूसरे क्रम पर आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की चर्चा करते हैं अपन। शिव सिंह सरोज, इनकी पुस्तक का जो नाम है शिव सिंह सरोज। रचना काल 1883 ईस्वी में। द्वितीय महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ, भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ। प्रश्न पूछा गया है आपसे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो शिव सिंह सेंगर। और लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया। डॉक्टर गुलाब राय के शब्दों में कि ये दोनों ग्रंथ कौन से? गारसा दत्तासी वाला और शिव सिंह सेंगर वाला, ये दोनों ग्रंथ संग्रह और जीवनी के रूप में ही रहे, उनमें विभिन्न कालों का व्यापक विवेचन नहीं मिलता। महत्वपूर्ण कथन है। इसके अलावा हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। कवियों के जीवन वृत्त व रचनाओं का विवरण भी इसके अंतर्गत, हाँ, ये अलग विशेषता पाई जाती है कि इसमें कवियों का जीवन वृत्त और रचनाओं का विवरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसे वास्तविक संदर्भों में इसे प्रथम इतिहासकार कहा जाता है और इनकी पुस्तक को प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। रचना काल 1888 ईस्वी में। इसका प्रकाशन महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ और इसकी जो भाषा है अंग्रेजी भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन दोस्तों एक अंग्रेज विद्वान थे। रामकुमार वर्मा के शब्दों में इसमें साहित्य के काल विभाजन के साथ साथ समय पर उठी हुई प्रवृत्तियों का भी दिग्दर्शन कराया गया है कि जो समय समय पर जो प्रवृत्तियां बदलती रही, उन प्रवृत्तियों का भी उल्लेख इसके अंतर्गत पाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित कवियों की संख्या लगभग 952, यह हिंदी कवि हैं। वास्तविक अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ, कि जो इतिहास ग्रंथ में जो विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं का पूरा प्रयोग इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया। पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया, यह प्रश्न भी पूछा गया है। कवियों का कालक्रम से वर्गीकरण किया गया है कि कालक्रम के अनुसार कि प्रत्येक खंड को अलग अलग भागों में कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है, 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है और फिर उसके अनुसार कवियों का वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है कि भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। यह महान उपलब्धि है जो परीक्षा में हर बार किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि भक्ति काल में जिस तरह के तुलसीदास, कबीर, सूरदास आदि जो कवि हुए हैं, मीरा जैसी कवियत्री हुई है, ऐसे जो कवि हैं वह ना तो बाद वाले समय में हुए और ना ही इससे पहले वाले समय में हिंदी कवि हुए। इस कारण से इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक का नाम है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। कुछ किताबों में 4 भाई भी मिलते हैं, चौथे का नाम है कृष्ण बिहारी मिश्र, लेकिन साहित्य के अंतर्गत कृष्ण बिहारी मिश्र का उल्लेख नहीं मिलता। 3 भाइयों का उल्लेख मिलता है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों को मिश्र बंधुओं के नाम से साहित्य में जाना जाता है। इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब प्रश्न कुछ इस तरह से आएगा कि तृतीय भाग कब प्रकाशित हुआ, तो तृतीय भाग भी कब हुआ? 1913 ईस्वी में। लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया। दोस्तों 5000 कवि संख्या में बहुत अधिक होने के कारण आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें केवल हिंदी के ही कवि नहीं थे, अन्य भाषाओं के कवियों को भी इसमें स्थान दिया गया। इसे 8 कालखंडों में विभाजित किया गया।
साहित्य के विविध अंगों का उल्लेख व तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण इसमें देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। शुक्ल जी का यह मानना है कि मुझे जिस चीज़ की कमी खली या मुझे जिस कवि वृत्ति या परिचय आदि की कुछ किसी की आवश्यकता थी तो मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आका गया है। महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की रीढ़ की हड्डी जिनकी जो पुस्तक है वह साहित्य की दृष्टि में सबसे अग्रणीय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन इसका 1929 जनवरी माह में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी और इसके माध्यम से नागरी जो भाषा है, नागरी जो लिपि है, उसका प्रचार प्रसार करना ही उसका उद्देश्य था। यह जो पुस्तक है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया है। 1940 में इसका संशोधित संस्करण हिंदी साहित्य का विकास नाम से तैयार हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि अभी तक के लिखे गए इतिहासों में इस इतिहास को सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। और इस अभी तक रामकुमार वर्मा ने ये बात तब कही थी, लेकिन वास्तविक मेरे नज़रिए से ये आज तक इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसको अगर बारीकी से एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ा जाए तो हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें लगभग 1900 विक्रम संवत 1984 तक की संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। एक एक पंक्ति, एक एक कवि, एक एक रचना की एक हर चीज वस्तु को लेकर, हर बिंदु को लेकर आलोचना की गई है। शुक्ल जी का साहित्य के इतिहास के प्रति निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण जो था वह क्या था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया: वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें वीरगाथा काल जो है वह सबसे बड़ा विवादास्पद रहा है। इसके बाद में जो गद्य काल इन्होंने नामकरण किया वह भी विवाद का विषय रहा है। वीरगाथा काल का समय इन्होंने रखा 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल का समय इन्होंने रखा 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने रखा जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल या गद्य काल का इन्होंने समय रखा 1900 से 1984 विक्रम संवत। सर्वप्रथम इतिहासकार जिन्होंने मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया, अर्थात कालखंड की काल विशेषताओं के आधार पर इन्होंने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। सरलता एवं स्पष्टता के कारण यह अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने सिर्फ 4 भागों में ही विभाजित किया और 4 भागों में अगर आवश्यकता पड़ी इन्हें, जैसे भक्ति काल की आवश्यकता पड़ी तो उसको उपवर्गों में भी विभाजित कर दिया। कवि लेखक की साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन पर इन्होंने बल दिया है। सुव्यवस्थित है, प्रामाणिक माना जाता है और वैज्ञानिक सर्वोत्कृष्ट आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, काव्य धाराओं का विवेचन जैसा इस इतिहास में है वैसा अन्यत्र नहीं। कवि और लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उसके प्रमाण रूप में हमें उपयुक्त उदाहरण भी मिलते हैं। ये कथन परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें हमें, रामकुमार वर्मा का ही कथन है, इसमें हमें इतिहास के साथ साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण मिलता है। भक्ति काल को पुनः 2 भागों में विभाजन किया गया। पहला निर्गुण और सगुण, ये शुक्ल ने ही किया है इसका विभाजन। निर्गुण व सगुण को फिर पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। निर्गुण को इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा और
निर्गुण के दो भाग किए, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि जो कवि है वह कबीर कहलाए, प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी कहलाए। सगुण भक्ति के भी दो भाग किए, राम भक्ति शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास कहलाए, जो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर सूक्ष्मता से विचार करने का श्रेय भी रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है, क्योंकि रीतिकालीन जो कवि थे वह आचार्यत्व ग्रहण करने की होड़ में ही लगे रहते थे। अब किस कवि को आचार्य कहा जाए और किस कवि को आचार्य नहीं कहा जाए, इस ऐसा कार्य करने का जो श्रेय है वह रामचंद्र शुक्ल को जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी आगे चलते हैं। बाबू गुलाब राय का कथन है, इसमें काल विभाजन के साथ उन कालों की प्रवृत्तियों पर पूरा प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त उसमें विशेष कवियों के काव्य गुणों और उनके महत्व का भी साधारण विवेचन हुआ है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य के संदर्भ में। अब अगले जो विद्वान है रमाशंकर शुक्ल, इनका इतना उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इनकी पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिस नाम से रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक लिखी उसी नाम से रमाशंकर शुक्ल रसाल इनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक थी वह 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। कई बार आरोही क्रम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगले विद्वान है महत्वपूर्ण डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनका भी साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी में। इनकी एक प्रमुख विशेषता है कि हिंदी का जो प्रारंभ है वह लगभग 1000 ईस्वी से होता है और इन्होंने हिंदी का जो समय माना है 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालखंड को ही विभाजित किया। 1693 ईस्वी के कालखंड को विभाजित कर पाते, लेकिन अनहोनी होने के कारण इसके आगे यह वर्णन नहीं कर पाते। केवल एक ही भाग का ये प्रकाशन कर पाते हैं, भक्ति काल तक का ही वर्णन कर पाते हैं। 693 इसका मतलब इन्होंने अभ्रंश जो भाषा थी, अभ्रंश भाषा का जो समय था उसको भी हिंदी के अंतर्गत ही माना है। वीर गाथा काल का जो समय था उसको इन्होंने चारण काल की संज्ञा दी है और चारण काल के पहले के साहित्य को अर्थात 693 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय को इन्होंने संधि काल कहा है, जो इनकी एक नई उपलब्धि है। इन्होंने प्रथम कवि इन्होंने माना है स्वयंभू को, जो कि एक अभ्रंश भाषा के कवि थे और अभ्रंश को इन्होंने हिंदी के अंतर्गत रखा है। भक्ति काल तक का विवेचन इन्होंने किया है क्योंकि 1693 तक का ही वर्णन कर पाते हैं। ज्ञानाश्री शाखा को यह संत काव्य का नाम देते हैं और प्रेमाश्री शाखा को यह क्या नाम देते हैं, सूफी काव्य नाम देते हैं। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब महत्वपूर्ण बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य शुक्ल के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लेखन का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी 3 पुस्तकें हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखी गई, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में लिखा गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में लिखा गया। बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य की भूमिका को प्रौढ़ शोधात्मक ग्रंथ कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि इन्होंने पहली बार रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं का पहली बार इन्होंने खंडन किया है। द्विवेदी जी शुक्ल के कई मतों से असहमत थे, जैसे इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया उस मत से असहमत थे। इसके अलावा आदिकाल के अंतर्गत सिर्फ रासो साहित्य को ही रखा, उससे असहमत थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहां तक ऐसा ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है। महत्वपूर्ण बात है, कहने का आशय है कि पहली बार शुक्ल की मान्यताओं का खंडन जो किया है, विरोध किया है, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे और विरोध जो किया है वह बिल्कुल प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर किया है। प्रथम इतिहासकार जिन्होंने शुक्ल की अनेक मान्यताओं का पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किया। इसके बाद में आते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी।
इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल की संज्ञा दी थी। ये भी दोस्तों ध्यान रखना। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में लिखा गया था। इसके बाद में महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 में लिखा गया था। 2 भाग है इसके। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त करने का श्रेय इनको जाता है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक व मध्यकाल के अंतर्गत 3 प्रकार की रचनाएं स्वीकार की है, धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य। इसके पश्चात काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास पुस्तक 16 भागों में संपादित है। जो नागरी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी, उससे भी एक हिंदी का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया जाता है। 16 भाग है, उन 16 भागों को अलग अलग लेखकों ने लिखा है। प्रत्येक भाग अलग अलग विद्वान द्वारा संपादित है। आपको यहाँ से प्रश्न, ये 16 भाग वाला प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा 1973 ईस्वी में। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि पहली इतिहास ग्रंथ की संपादित पुस्तक कौन सी है, डॉक्टर नगेंद्र की 1973 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह 1978 ईस्वी में लिखा गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी में, यह भी हिंदी साहित्य जगत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक 1996 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996 ईस्वी में। दोस्तों आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको आधार बनाकर खूब बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मेरी दृष्टि से आपको यह पुस्तक निश्चित रूप से खरीदनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो सुमन राजे का लिखा हुआ है 2003 में। अगर महिला साहित्यकारों को आपको अध्ययन करना है, आधा से आशय इसका यह है कि इन्होंने आधा अर्थात पुरुषों को छोड़ दिया, केवल महिला जो साहित्यकार है उन्हीं को इस पुस्तक में स्थान दिया गया है और लिखी गई है सुमन राजे की। 2003 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।